अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 101 का लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फूड चेन्स और फूड वेब्स। पिछले लेक्चर्स में हमने इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स और एनर्जी फ्लो को समझा था। आज के इस लेक्चर में हम उन तमाम कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल कंटिन्यूएशन जो है वो देखेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो आज का ये लेक्चर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखें कि हर इकोसिस्टम का असल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। सन से आने वाली लाइट एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी वजह से प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी स्टोर्ड एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो हर्बीवोर्स को फूड नहीं मिलेगा, हर्बीवोर्स ना हो तो कार्निवोर सर्वाइव नहीं करेंगे और पूरा इकोसिस्टम जो है वो फिर कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए प्रोड्यूसर्स को हर इकोसिस्टम की फाउंडेशन कहा जाता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब प्लांट्स एनर्जी बना लेते हैं तो ये एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक किस तरह पहुंचती है? इसका जवाब है फूड चेन। फूड चेन एक सिंपल और सीधा पाथवे है जो बताता है कि एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होती है। इस पाथवे में हर ऑर्गेनिज्म अपने से पहले ऑर्गेनिज्म से एनर्जी हासिल करता है और फिर खुद किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बन जाता है। इस तरह एनर्जी जो है वो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। ठीक है, हैंडआउट के मुताबिक ना हमारे फूड चेन इकोसिस्टम के अंदर स्ट्रेट एनर्जी फ्लो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखें आप लोग कि देखिए, फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। सही है। इसकी वजह यह है कि सिर्फ प्रोड्यूसर ही सनलाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। कंज्यूमर्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स या दूसरे कंज्यूमर्स पर डिपेंड करना पड़ता है। आइए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं इसकी। सोचिए कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में सबसे पहले ग्रास ग्रो करती है। ग्रास सनलाइट की एनर्जी को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करती है। अब एक ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है। इसके बाद एक फ्रॉग आ जाता है। वो फ्रॉग क्या करता है कि ग्रास हॉपर को खा लेता है। फिर स्नेक आता है और वो फ्रॉग को खा लेता है। और आखिर में ईगल आती है जो कि स्नेक को कंज्यूम कर लेती है। इस फूड चेन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ग्रास से ग्रास हॉपर ने गज़ा हासिल की। ठीक है, फिर ग्रास हॉपर को मेंढक ने खा लिया तो वो मेंढक ने उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया तो फ्रॉग स्नेक की गज़ा बन गया और लास्टली ईगल ने स्नेक को कंज्यूम कर लिया। इस एग्जांपल में ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्नेक टर्टियरी कंज्यूमर है और ईगल टॉप कंज्यूमर या टॉप प्रीडेटर है। इस एग्जाम्पल से हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ आती हैं। पहली ये कि हर ट्रॉफिक लेवल अपनी एनर्जी प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल से हासिल करता है। दूसरी बात ये कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, एनर्जी कभी रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती। ठीक हो क्या? अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जब ग्रास हॉपर ग्रास को खा रहा था तो ग्रास की तमाम एनर्जी जो है वो ग्रास हॉपर को ट्रांसफर नहीं हुई थी। इसी तरह जब फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया तो ग्रास हॉपर की भी सारी एनर्जी फ्रॉग तक ट्रांसफर नहीं हुई। हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का काफी हिस्सा रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट में लूज हो जाता है। इसीलिए इकोसिस्टम में ऊपर की तरफ अवेलेबल एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है जबकि टॉप कार्निवोर्स की क्वांटिटी सबसे कम होती है। अगर जंगल में सिर्फ 10 हिरन हो और 100 शेर हो तो शेर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। नेचर ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो
मेंटेन करती है। इसी प्रिंसिपल को हम इकोलॉजिकल पिरामिड में भी देख चुके हैं, जहां प्रोड्यूसर्स बेस पर होते हैं और कंज्यूमर्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ अरेंज होते हैं। जितना हम पिरामिड के ऊपर जाते जाते हैं, उतनी ही अवेलेबल एनर्जी और ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जो स्टूडेंट अक्सर इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। रियल लाइफ में ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही फूड सोर्स यूज नहीं करते। एग्जाम्पल्स की हम ये देखते हैं कि एक ईगल जो है वो सिर्फ स्नेक पे डिपेंड नहीं करती है, वो रैबिट भी खा सकती है, फिश भी कंज्यूम कर सकती है और कभी कभी दूसरे बर्ड्स को भी हर्ट कर सकती है। इसी तरह स्नेक जो है वो सिर्फ फ्रॉग ही नहीं खाता है, बल्कि चूहे भी खा लेता है या दूसरे छोटे मोटे जानवरों को भी वो कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, यहाँ से हमें अगला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो मिलता है, जो कि है फूड वेब का। ठीक है, इसी पॉइंट पर हमें फूड वेब का कॉन्सेप्ट समझना होता है। फूड वेब असल में कई फूड चेन्स का कॉम्बिनेशन होता है। नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम नहीं करता और ना ही सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म उसका प्रेडेटर होता है। हर ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के साथ फीडिंग रिलेशनशिप होते हैं। इसी वजह से इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर सिर्फ एक सीधी लाइन में नहीं होता, बल्कि कई इंटरकनेक्टेड पाथवेज के जरिए होता है। इसी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को फूड वेब कहा जाता है। अगर हम एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी जंगल का एग्जांपल लें, तो घास को सिर्फ ग्रास हॉपर ही कंज्यूम नहीं करता, बल्कि खरगोश भी घास खाते हैं, हिरन भी घास खाते हैं और कुछ इंसेक्ट्स भी इसी वेजिटेशन से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। अब ग्रास हॉपर को सिर्फ फ्रॉग ही कंज्यूम नहीं करता, उसे बर्ड्स भी खा सकती हैं, रैबिट को फॉक्स भी खा सकते हैं और ईगल भी अटैक कर सकती है। ठीक है, इसी तरह स्नेक फ्रॉग के अलावा दूसरे जानवरों को भी खा सकता है और ईगल स्नेक के साथ साथ रैबिट्स और फिश को भी खा लेती है। जब हम इन तमाम रिलेशनशिप्स को एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है जिसे फूड वेब कहा जाता है। फूड वेब को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि रियल इकोसिस्टम इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेचर में ऑर्गेनिज्म के पास अक्सर एक से ज्यादा फूड सोर्स अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन टेम्पररी कम हो जाए, तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स यूज कर सकते हैं। इससे इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है और पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं होता। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंस समझना जरूरी है, जो एग्जाम्स में भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है? फूड चेन एनर्जी के ट्रांसफर का एक सिंपल और स्ट्रेट पाथवे होता है, जहां हर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ट्रांसफर करता हुआ दिखाया जाता है। इसके मुकाबले में फूड वेब कई फूड चेन्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, जहां ऑर्गेनिजम्स के दरमियान मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप्स होती हैं। फूड चेन रिलेटिवली सिंपल होती है, जबकि फूड वेब इकोसिस्टम की रियल पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है और ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप एग्जाम में दोनों का कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाए, तो ये बेसिक पॉइंट्स लिखना सफिशिएंट होगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद जो है ना सवाल ये हमारे पास पैदा होता है कि इकोसिस्टम का ये बैलेंस किन चीजों की वजह से इफेक्ट होता है। हैंडआउट्स के मुताबिक एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि एयर करंट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर और लाइट। ये तमाम एबायोटिक फैक्टर्स हैं, डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर किसी एरिया में पानी की कमी हो जाए, तो वहां डेजर्ट कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए, तो कई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरह फर्टाइल सॉइल, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को सपोर्ट करती है, जबकि पोर सॉइल जो है वो वेजिटेशन को लिमिट कर देती है। सनलाइट भी प्रोड्यूसर्स के लिए फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसी की मदद से होती है। नेचुरल फैक्टर्स के अलावा सबसे ज्यादा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर जो है ना, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस है। आज दुनिया भर में बायोडाइवर्सिटी की डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह इंसानी एक्टिविटीज है। अगर ये एक्टिविटीज कंट्रोल ना की जाए, तो फूड चेन और फूड वेब्स दोनों ही डिस्टर्ब होती हैं और इकोसिस्टम अनस्टेबल
होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल एफिशिएंट्स की। जैसे-जैसे इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ होती हैं, वैसे-वैसे उनसे निकलने वाले जो वेस्ट है वो भी इंक्रीज़ होता है। ये वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ अपने वेस्ट के साथ हेवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देती हैं। ये केमिकल्स रिवर्स, लेक्स और सॉइल को कंटामिनेट कर देते हैं। इस कंटामिनेशन की वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो मरने लग जाते हैं, बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती है और पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए ये एम्फसाइज किया जाता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को एनवायरनमेंट में रिलीज करने से पहले ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए ट्रीट करना चाहिए, ताकि डेंजरस मटेरियल जो है वो उसमें से रिमूव किए जा सके। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट का लार्ज स्केल पर कट होना। ट्रीज जो है फर्नीचर, बिल्डिंग्स और अर्बन डेवलपमेंट के लिए कट किए जाते हैं। जब फॉरेस्ट खत्म होते हैं तो सिर्फ ट्रीज ही डिसअपीयर नहीं होती है, बल्कि उन फॉरेस्ट में रहने वाले काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स भी अपना हैबिटेट जो है वो लूज कर देते हैं, अपना घर खो देते हैं। कुछ स्पीसीज माइग्रेट कर जाते हैं और कुछ एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम में तमाम ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए अगर एक स्पीसीज की पॉपुलेशन कम होती है तो उसका इफेक्ट दूसरी स्पीसीज पर भी पड़ता है। एग्जाम्पल इसकी मैं आपको वही दूंगी जो पिछले लेक्चर में भी आपको बताई कि देखिए अगर स्पैरोज की, चिड़ियों की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि क्रॉप्स को नुकसान होगा। ठीक है। इस एग्जाम्पल से हमें ये बात भी समझ आती है कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना ना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसी तरह टूरिज्म भी अगर रिस्पॉन्सिबली मैनेज ना किया जाए तो इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है। टूरिस्ट भी छोड़े हुए जो प्लास्टिक्स, बॉटल्स और दूसरा लिटर जो है ना वो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट्स के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे नए टाउन्स और सिटीज बन रहे हैं। इन सिटीज को डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट और नेचुरल हैबिटेट्स को क्लियर किया जाता है। इस प्रोसेस की वजह से वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट जो है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जा रहा है और बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन करती है। ये भी इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी की एक मेजर वजह है। अर्बन स्प्रेड के साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जुड़ा हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है, और वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड वाटरवेज। जब रिवर्स पर डैम बनाए जाते हैं और नेचुरल वाटरवेज को मॉडिफाई किया जाता है तो सिर्फ पानी का फ्लो ही चेंज नहीं होता है, बल्कि उस एरिया का पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम भी इफेक्ट होता है। फिश और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई स्पीसीज अपने ब्रीडिंग प्लेसेस लूज कर देती हैं और कुछ स्पीसीज की पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है। जब बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है तो इकोसिस्टम का नेचुरल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट इकोसिस्टम की इनस्टेबिलिटी से होता है। इसके बाद हम एग्रीकल्चर के एनवायरमेंटल इफेक्ट को समझते हैं। नॉर्मली हम एग्रीकल्चर को सिर्फ फूड प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर साइंटिफिक प्लानिंग के बगैर की जाए तो ये भी इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। ग्रासलैंड में अगर जरूरत से ज्यादा लाइव स्टॉक रख दिए जाएं तो ग्रासेस कंटिन्यूसली कंज्यूम होती रहती हैं और उन्हें रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता। इस प्रोसेस को ओवरग्रेजिंग भी कहा जाता है। धीरे धीरे ग्रासलैंड की वेजिटेशन जो है वो खत्म होने लगती है और इकोसिस्टम फिर डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह क्रॉप फील्ड्स में एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल और ऐसी क्रॉप्स उगाना जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम करती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देती है। जब सॉइल की क्वालिटी खराब होती है तो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स की ग्रोथ इफेक्ट होती है, और जब प्रोड्यूसर्स इफेक्ट होते हैं तो पूरी फूड चेन और फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो इंसान की वजह से नहीं होती। कुछ चेंजेस जो है वो नेचुरली भी आती हैं, जिन्हें हम नेचुरल फैक्टर्स कहते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और स्टॉर्म्स कभी कभी इकोसिस्टम को पार्शियली और कभी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। फ्लड की वजह से वेजिटेशन वॉश आउट हो जाती हैं, अर्थक्वेक्स हैबिटेट को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं और लैंडस्लाइड्स जो हैं वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इन डिजास्टर्स का इफेक्ट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर नहीं होता है, बल्कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे सॉइल स्ट्रक्चर, वाटर अवेलेबिलिटी और लैंड सरफेस पर भी चेंजिंग की सूरत में होता है। इसीलिए
कहा जाता है कि नेचुरल डिजास्टर के बाद इकोसिस्टम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास हेडिंग आती है जो अक्सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछी जाती है, और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर हेल्दी लिविंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट ही ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और सर्वाइवल के लिए सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। अगर एनवायरनमेंट बैलेंस्ड हो तो ऑर्गेनिजम्स हेल्दी रहते हैं और इकोसिस्टम स्मूथली फंक्शन करता है। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से एनवायरनमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी इंपॉर्टेंट स्पीसीज की एक्सटिंक्शन हो जाए या पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो उसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ उस एक ऑर्गेनिज्म तक लिमिटेड नहीं रहता। ठीक है, फूड चेन्स और फूड वेब्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स को फूड नहीं मिलता, कुछ की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो जाती है और कुछ ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। इसीलिए हेल्दी लिविंग के लिए बैलेंस्ड इकोसिस्टम जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी कंक्लूजन पर जो है ना हमें एम्फसाइज किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म की हेल्दी लाइफ के लिए एनवायरनमेंट बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक के हमने पूरे लेक्चर में देखा कि इकोसिस्टम के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। हर प्लांट, हर एनिमल, हर फंगस और हर बैक्टीरियम किसी न किसी रिलेशनशिप का हिस्सा होता है। प्रोड्यूसर्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स या दूसरे कंज्यूमर से एनर्जी हासिल करते हैं और डिकम्पोजर्स जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स को दोबारा सॉइल में रिटर्न कर देते हैं। इसी कंटिन्यूस साइकिल की वजह से लाइफ जो है वो अर्थ पर सस्टेन रहती है। ठीक है, अब मैं आपके लिए फाइनल टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट समराइज करने लगी हूँ। सबसे पहले याद रखें कि फूड चेन हमेशा एक स्ट्रेट पाथवे होती है, जबकि फूड वेब मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन का नेटवर्क होता है। फूड वेब इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबल बनाता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म के पास ऑल्टरनेटिव फूड सोर्सेस अवेलेबल होते हैं। ये डिफरेंस ना एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर और बेशतर पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनर्जी का ओरिजिनल सोर्स हमेशा सन होता है। प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस के जरिए इस एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इसी वजह से हर फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। ठीक हो क्या? थर्ड पॉइंट ये है कि एनर्जी रिसाइकल नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं, लेकिन एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पर हीट की फॉर्म में लूज होती रहती है। इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड में प्रोड्यूसर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा और टॉप कार्निवोर्स की क्वांटिटी जो है वो सबसे कम होती है। ठीक, फोर्थ पॉइंट ये है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस। इस हेडिंग के अंदर आपको इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, लिटरिंग बाय टूरिस्ट, अर्बन स्प्रेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, एग्रीकल्चर और नेचुरल डिजास्टर के इफेक्ट्स क्लियरली याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में अक्सर डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑन इकोसिस्टम या इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ना इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट को सिर्फ रटने के बजाय लॉजिकली समझेंगे ना, तो फूड चेन, फूड वेब और इकोसिस्टम के तमाम क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का नाम देखें ना, तो खुद से ये सोचिए कि ये प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डीकम्पोजर है। फिर ये आइडेंटिफाई करें कि ये किस ट्रॉफिक लेवल पर है और किस ऑर्गेनिज्म से एनर्जी रिसीव करता है। ठीक, अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो नेचुरली स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक टिप है, समझ लें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरा ये लेक्चर यहीं मुकम्मल हो जाता है। अगर आपके कुछ सवालात हों या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को लाजमी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।